आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। हम 3 सितंबर 2025 के टर्बो टाइम्स की सुर्खियों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। तो चलिए पर्दे खोलना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से। ये भारत की ऊर्जा नीति से सीधे जुड़ा है। कोर्ट ने E20 पेट्रोल यानी जिसमें 20% एथेनॉल मिला हो, उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में चिंता थी कि ये मिश्रण शायद गाड़ियों के इंजन और पर्यावरण के लिए ठीक ना हो। हाँ, लेकिन अदालत ने इन चिंताओं को कह सकते हैं दरकिनार करते हुए सरकार की जो बड़ी तस्वीर है उस पर मुहर लगाई। कोर्ट ने माना कि ये कदम भारत की ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के लिए जरूरी है, मतलब आयातित तेल पर निर्भरता कम करना और साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ना। इसमें मंत्रालयों के वैज्ञानिक आकलन और इंडस्ट्री की सिफारिशों को भी आधार माना गया। तो एक तरह से कोर्ट ने फौरी तकनीकी चिंताओं पर जो लॉन्ग टर्म राष्ट्रीय रणनीति है उसको तरजीह दी है। और ये फैसला महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल क्लियरेंस है या इसके मायने कुछ गहरे हैं? नहीं, इसके मायने काफी गहरे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला सिर्फ इथेनॉल मिश्रण के बारे में नहीं है। ये दिखाता है कि पॉलिसी बनाने में जो तात्कालिक चिंताएं हैं और जो लंबी अवधि के रणनीतिक लक्ष्य हैं, उनके बीच कैसे संतुलन साधा जा रहा है। सरकार का जोर साफ तौर पर ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने जैसे बड़े लक्ष्यों पर है। यह फैसला इस दिशा में एक स्पष्ट संकेत है। हाँ, भले ही कुछ सवाल अभी भी हों कि जमीन पर इसका अमल कितना आसान होगा, खासकर पुरानी गाड़ियों के लिए। ठीक है, ऊर्जा नीति से अब अर्थव्यवस्था की एक और अहम खबर पर आते हैं जिसने चिंता बढ़ाई है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 88 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। बिल्कुल, और इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है ही, ऊपर से अमेरिका की नई व्यापार नीतियां, रूस से तेल खरीदने को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बहसें चल रही हैं, और फिर बाजार में सट्टेबाजी का दबाव भी है। ये सब मिलकर रुपए को नीचे खींच रहा है। ये एक कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल चुनौती है। तो इस गिरावट का सीधा असर किस पर और कैसे पड़ेगा? खबर है कि रिजर्व बैंक शायद हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब खुले बाजार में डॉलर बेचकर। क्या ये काफी होगा? देखिए, सबसे पहला और सीधा असर तो आयात पर पड़ेगा। कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे न सिर्फ कंपनियों की लागत बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों के लिए महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक का डॉलर बेचना एक तात्कालिक कदम हो सकता है। मतलब आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचकर बाजार में सप्लाई बढ़ाता है, जिससे रुपए पर दबाव शायद कुछ कम हो। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो रुपए को स्थायी रूप से स्थिर करने के लिए शायद और उपायों की जरूरत पड़ेगी, जैसे इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करना या विदेशी निवेश को और आकर्षित करने के लिए पॉलिसीज बनाना। ये सिर्फ एक तात्कालिक राहत बनाम लॉन्ग टर्म समाधान की बात है। रुपए पर वैश्विक आर्थिक दबाव तो है ही, साथ साथ भारत वैश्विक मंच पर भू राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। इसी संदर्भ में चीन के तियानजिन शहर में हुई 25वीं शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट को देखना महत्वपूर्ण है। ये मध्य एशियाई सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित एक रीजनल फोरम है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां क्या मुख्य बातें कहीं? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश काफी सधावा और स्पष्ट था। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को खत्म करने की पुरजोर वकालत की, जो भारत का एक पुराना स्टैंड रहा है। साथ ही सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब किसी एक गुट में बंधने के बजाय अपने हितों के अनुसार फैसले लेने की नीति पर भी जोर दिया। इसी समिट के दौरान भारत और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन जैसे मुश्किल मुद्दे मेज पर थे, लेकिन एक दिलचस्प बात कही गई, संबंधों को विकास साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाने की। मौजूदा तनाव को देखते हुए इस शब्दावली का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, देखिए, मौजूदा सीमा तनाव और व्यापार असंतुलन जैसे गंभीर मुद्दों के बावजूद संबंधों को विकास साझेदारी कहना एक क्लासिक कूटनीतिक कदम है। आपसी मूल्य, सम्मान और संवेदनशीलता पर जोर देना और मतभेदों को विवाद न बनने देने की बात कहना, ये दिखाता है कि दोनों देश कम से कम पब्लिक फोरम पर तनाव कम करने और सहयोग के कुछ रास्ते खुले रखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन असली परीक्षा
बयानबाजी की नहीं बल्कि जमीनी हकीकत की होगी। हाँ, मतलब असल में क्या होता है? बिल्कुल। क्या अगले कुछ महीनों में सीमा पर तनाव कम होता है? क्या व्यापार संतुलन सुधारने के ठोस कदम दिखते हैं? बिना इन नक्शा कदमों के ये सिर्फ शब्द रह जाएंगे। और ये भारत की बैलेंसिंग एक्ट वाली रणनीति का भी हिस्सा है। एक तरफ चीन के साथ ऐसे मंचों पर बात करना, दूसरी तरफ क्वाड जैसे समूहों में अमेरिका और सहयोगियों के साथ सक्रिय रहना। यानी भारत एक जटिल वैश्विक बिसात पर अपने कदम बहुत सोच समझ कर रख रहा है। अच्छा, अब देश की आंतरिक सुरक्षा की ओर मुड़ते हैं। पंजाब से खबर है कि पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार, गाड़ी और कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी मिले हैं। मामला अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया है, जो भारत की प्रमुख एंटी टेरर एजेंसी है। NIA अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और उनके पूरे मंसूबों की जांच करेगी। ये घटना खुफिया तंत्र की सफलता तो है, लेकिन साथ ही ये भी रेखांकित करती है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार सतर्कता और प्रभावी अभियानों की जरूरत है। इसे इस क्षेत्र के व्यापक सुरक्षा परिदृश्य से जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध और बॉर्डर मैनेजमेंट की चुनौतियां शामिल हैं। सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ देश इस वक्त मौसम की मार भी झेल रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश की खबरें हैं। बिल्कुल। पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य प्रभावित हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि तवी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कृपया करके तवी के किनारे ना जाए। अपने और अपने बच्चों को सेफ जोन में रखिए। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कई जगहों के लिए ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी किए हैं। इसके चलते स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं और खासकर जम्मू और पंजाब के जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहां राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और निचले इलाकों से लोगों को हटाना पड़ा है। उत्तराखंड से भी चिंताजनक खबर है। सियाना चट्टी के पास भारी बारिश से एक आर्टिफिशियल झील जैसी बन गई है, जिससे 100 से ज्यादा घरों को खाली कराना पड़ा। और आंध्र प्रदेश के लिए भी 5 सितंबर तक भारी बारिश, बिजली गिरने और बाढ़ का रेड अलर्ट है। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो सिर्फ बारिश का होना नहीं, बल्कि ऐसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी बढ़ती फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है। बिल्कुल। इसका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा रहा है। जी। ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, अर्बन प्लानिंग जैसे दिल्ली में यमुना के किनारे जो अनियोजित बसावट की समस्या है और पहाड़ी इलाकों की जो वल्नरेबिलिटी है, उसके लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है। उत्तराखंड की घटना दिखाती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कितना जरूरी है। अलग-अलग राज्यों की तैयारी और रिस्पॉन्स कैपेसिटी की भी यहाँ असली परीक्षा हो रही है। पर्यावरण और बुनियादी ढांचे की बात करें तो मिजोरम से एक सकारात्मक खबर भी है। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन लगभग 51 किलोमीटर लंबी जल्द ही शुरू होने वाली है। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की एक अहम परियोजना है और पूर्वोत्तर भारत के लिए इसका स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन नहीं है। इससे राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति मिलेगी, नए रोजगार पैदा होंगे, लॉजिस्टिक्स सुधरेगा और जो स्थानीय किसान हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, उनके लिए नए अवसर खुलेंगे। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी सुधारने पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, पूर्वोत्तर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और सामरिक महत्व है, उसे देखते हुए बेहतर कनेक्टिविटी सिर्फ आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटीग्रेशन के लिए भी बेहद जरूरी है। ये रेलवे लाइन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो रीजनल डेवलपमेंट के लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल करने में भी मदद करेगी। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्थानीय आजीविका से लेकर नेशनल स्ट्रैटेजी तक कई स्तरों पर प्रभाव डाल सकता है। तेलंगाना की राजनीति से भी एक संक्षिप्त खबर है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने के कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, जो मुख्यमंत्री KCR की बेटी हैं। जी हाँ, पार्टी ने इसका कारण पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता बताया है। इस कदम ने राज्य की राजनीति में निश्चित रूप से हलचल पैदा की है। विपक्षी दल इसे परिवारवाद पर प्रहार के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पार्टी की अपनी अंदरूनी खींचतान और सत्ता समीकरण भी हो सकते हैं।
देखना होगा कि इसका बीआरएस की इंटरनल पॉलिटिक्स और राज्य के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, अब अंत में खेल जगत की कुछ उत्साहजनक खबरों पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम के लिए 40 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की है। ये वाकई एक मील का पत्थर है। ये महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी प्राइज मनी है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये महिला क्रिकेट को जो पहचान मिल रही है और उसका जो कद बढ़ रहा है उसका प्रतीक है। ये कदम न केवल खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि महिला क्रिकेट को एक प्रोफेशन के रूप में और अधिक आकर्षक बनाएगा। तो ये महिला खेलों में लैंगिक समानता की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा सकता है। निश्चित रूप से ये विश्व स्तर पर महिला खेलों के प्रोफेशनलाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। भारत में महिला क्रिकेट ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरक्की की है और ये घोषणा उस तरक्की को और बढ़ावा देगी। यह युवा लड़कियों को क्रिकेट और अन्य खेलों में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। खेल जगत से कुछ और भी अच्छी खबरें हैं। जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल एशिया कप के लिए फिट घोषित हो गए हैं। रोहित शर्मा तीसरे वनडे में कप्तानी करेंगे। टेनिस में युवा खिलाड़ी माया राजेश्वरन यूएस ओपन जूनियर के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं और शतरंज में प्रज्ञानंदन फेडे रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आ गए हैं। हालांकि मैग्नस कार्लसन अभी भी टॉप पर हैं। ये सभी खबरें भारतीय खेल के लिए बहुत सकारात्मक संकेत हैं। अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी, नई प्रतिभाओं का उभरना और शतरंज जैसे दिमागी खेल में लगातार शानदार प्रदर्शन, ये दिखाता है कि भारत विभिन्न खेलों में एक ताकत के रूप में उभर रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहरी बातचीत के साथ। नमस्कार।